नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इतिहास बना दिया। हम लोग कबड्डी खेलते थे ना, उसमें कहते थे पाला छू के छू 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 करके भाग आते थे। इतना तेजी से तो घोषणा पत्र दुनिया में किसी देश ने, किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। 2 मिनट में घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र वो होता है जो आपको बताया जाता है कि हमारी घोषणा पत्र है, ये प्लानिंग है, ये चीजें हम ये करेंगे। नीतीश कहीं दो शब्द बोल ना दे। नीतीश का ये कहना था कि भैया मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मुझे बनाओगे या नहीं बनाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की बेकदरी करने का जो गेम प्लान किया है, उससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बिहार में कमाल हो रहा है। खुलेआम एक एएसआई को मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। एनडीए का प्रत्याशी हत्या के आरोप में नामजद हो जा रहा है। कह रहे हैं जंगल राज 20 साल पहले, जंगल राज तो अब चल रहा है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक है केपी मलिक जी, बहुत शानदार बातचीत की। आपको लेके चलता हूं उनके पास, समझाता हूं कि देश की राजनीति का मतलब क्या है, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं मलिक साहब। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद संजय जी। इतिहास बना दिया है तो मैं बीजेपी का कायल हो गया। मतलब मैं जितनी भी आलोचना करता हूं, लेकिन आज मेरे दिल में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए इज्जत बढ़ गई। कोई भी पार्टी केपी मलिक साहब नहीं कर सकती। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 2 मिनट के अंदर घोषणा पत्र जारी हो गया। 2 मिनट के अंदर रिकॉर्ड है ये। जिस घोषणा पत्र पे सरकार बनाने का सपना देखते हो, जो लोगों को बताते हो कि ये घोषणा पत्र हम ये काम करने आए हैं, ये काम करेंगे, उसको 2 मिनट में जारी कर दिया। भागे जैसे घोषणा पत्र का फोटो खिंचाना हुआ और फिर भाग खड़े हो। अगर रुक गए तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। वो हम लोग शुरू में कबड्डी खेलते थे ना, पाला छूना कहते थे इसको, पाला छू के कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कुछ इस स्टाइल में एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ। इस इतनी नौटंकी करने पे समझ नहीं आ रहा कि कितनी मजाक उड़ेगी। अरे 10 मिनट रुक जाते, ये तो तय हो गया कि तुम नीतीश कुमार को नहीं बना रहे, अब तो पुष्ट कर दिया तुमने। और नीतीश कुमार भी पता नहीं, बेचारे बड़ा तरस आ रहा था मुझे देख, आज किस मन स्थिति में थे। लेकिन इतनी बड़ी नौटंकी, इतनी बड़ी मिस्टेक, 2 मिनट में घोषणा पत्र। केपी मलिक साहब, विनाश काले विपरीते बुद्धि है। ये कहूं कि जब मैं हमेशा, मेरी पैट लाइन कि जब बुरा वक्त होता है तो आदमी को, ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। इस दोनों में कौन सी चीज सही? ये नौटंकी हुई क्यों है बिहार में? नहीं देखिए संजय जी, इसमें दो बात है। एक तो आप याद कीजिए कि कल रात को ही मैंने आपको कहा था कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तब तक नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने नया पोस्टर जारी कर दिया है। अकेले वो खड़े हैं कि 14 दिन के बाद, 14 दिन का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार। ठीक है, तो वो अकेले अकेला चलो की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं 1.5 मिनट और 2 मिनट में इन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, ये तो इन्होंने देर कर दी। इन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान का कितनी देर में बनाया था वो नहीं पता, पर्ची खुल गई थी 1 सेकंड के अंदर। तो ये तो सारा लिखा पड़ा था और सब तैयारियां थी। इसमें कोई नई बात और आश्चर्यजनक बात हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि मैनिफेस्टो का 3 मिनट जो पढ़ाई करी, जो सबसे पढ़े लिखे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना बताया कि भाई हमने पिछले 20 साल में नीतीश जी ने, और जब से हम भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ है तब से आज तक क्या किया और आगे आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, रोड मैप उन्होंने रखा। अगर आपने सुना, उनका नाम जो है सम्राट चौधरी है, तो सम्राट चौधरी के पढ़े लिखे होने पे कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, कोई उनकी डिग्री पे कोई विवाद भी नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार को अब कंफर्म हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था 2 मौकों पे कि एक तो प्रधानमंत्री की जो पहली रैली होगी उसमें शायद प्रधानमंत्री जी उनका नाम घोषित करेंगे, तो वो उनका जो सोच थी या उनका मानना था वो खत्म हो गया। प्रधानमंत्री की एक रैली में गए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री किसी रैली में दिखाई दे नहीं रहे। प्रधानमंत्री जरूर है कि जितना बड़ा फोटो अपना लगाते हैं, अगर अपना 100% फोटो लगाते हैं तो 80% नाप का फोटो उस पर नीतीश कुमार का जरूर लगाते हैं, और गाये बगाए जो है वो नीतीश कुमार का नाम छोड़ के एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री का रहा। दूसरा जो है, मुझे कहीं ना कहीं संजय जी ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे गुजरात लॉबी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे चाणक्य हो, और चाहे बिहार के लोग हो, और चाहे ज्ञानादेश हो, ज्ञानादेश जो चुनाव आयोग के हैं, इनको लग गया है कि ये कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनने जा रही है।
इसलिए ना ये चिंता कर रहे हैं नीतीश कुमार की, ना ये चिंता कर रहे हैं किसी चिराग पासवान की, ना ये चिंता कर रहे हैं किसी कुशवाहा की, और वो मांझी वगैरह को तो ये कुछ पहले नहीं समझ रहे थे ना, आज समझ रहे हैं। अब बात दूसरी ये है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार ने जो पोस्टर जारी किया है, मेरे जैसे औसत बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए उसका संकेत ये है कि नीतीश कुमार जी 14 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं और वो 14 तारीख को अपना पाला बदलेंगे। अब तो पाला उनको बदलना ही पड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में उनको छोड़ेगी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सरकार की मांग कर सके या दबाव बना सके या भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ सरकार बनानी पड़े। तो अब वो जिस स्थिति में भी आएंगे उस स्थिति में वो अपने बड़े भाई लालू की शरण में जाएंगे और लालू को उनको साथ में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भतीजे की मदद करने ही आ रहे हैं। तो अब वहां ये तो कहेंगे नहीं भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि इस स्थिति में तो ये खुद नहीं रहे। तो भतीजा अगर कोई इनको, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, भतीजा अगर ये कह दे कि चाचा अब आप डिप्टी सीएम बनते हुए अच्छे नहीं लगोगे, आप राज्यसभा जीजिए और अपना आनंद लीजिए, दिल्ली में जाइए, दिल्ली की राजनीति करिए, आपका कुछ ऐसा इंतजाम कर देते हैं, वो इस बहाने उनको शरण दे सकते हैं। क्योंकि संजय जी आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार कोई शिंदे नहीं है कि शिवसेना बनी और शिवसेना में काम करते थे, बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी और वो उसमें कुछ दिन काम किया, नेता बन के आ गए। शाम धाम दंड भेद वहां नहीं चल पाएगा। नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, अब नीतीश कुमार के वोट बैंक को लग गया है कि नीतीश कुमार समाप्त हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार का 90% वोटर जो है वो लालू के खेमे में जाएगा। क्योंकि वो जिस प्रकार से आप मायावती का वोट देखते हैं, भाई मायावती आज कहां पहुंच गई, 4 बार की मुख्यमंत्री, कितना बड़ा वोट बैंक है उनका, तो क्यों नहीं उनको मिल रहा है। दुर्भाग्य देखिए कि पूरे यूपी में आज एक विधायक उनका नहीं है, तो उनका वोटर कहां चला गया। तो उनका वोटर सपा में चला गया, कुछ वोटर उनका कांग्रेस में चला गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। तो बिहार में भी जो भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा, ओबीसी, दलित जो त्रस्त है और नीतीश कुमार के साथ था, वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के पाले में जा गिरेगा। तो उससे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव को कितना ये कंट्रोल कर पाते हैं। वहां पे क्या, वहां पे जो है 11 देश का जो चुनाव आयोग है वो क्या करेगा, तोता मैना क्या करेंगी, चाणक्य जी क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स में छापे किसके यहाँ लग रहे हैं, जो जो चुनाव के लिए पैसे की व्यवस्था कुछ करी, भाई पैसे की व्यवस्था तो विपक्ष वालों को भी करनी पड़ेगी, तो उनके पीछे इनकम टैक्स लगा है कि नहीं लगा है, वो सारी चीजें हैं। और बाकी चीजें वो भी चल रही है कि पीछे पता चला कि एक विधायक, पुराने विधायक हैं, उनको गोली लग गई है, कोई एक दरोगा मारा गया है, तो ये चीजें भी तो चल ही रही ना पर्दे के पीछे। तो कौन मारा गया, कहाँ मारा गया, तो तमाम शाम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी वहां करेगी। और आप जानते हैं ये अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते हैं, और अंतिम समय में जिस प्रकार इन्होंने हरियाणा में लड़ाई जीती थी, इस तरह का भी माहौल अगर ये पैदा कर देते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उस तरह का समीकरण बिहार में दिखाई नहीं देता है। बिहार का वोटर जागरूक है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाला भारी आज की डेट में जो है वो महागठबंधन का नजर आता है मुझे। जी, ये बात तो है, लेकिन मलिक साहब एक और बड़ा मुद्दा मुझे बड़ा हैरान करता है। एक विधायक है बाहुबली अनंत सिंह, बड़ी ईमानदारी की बात, हमने अपराध खत्म कर दिया, हम सुशासन ला रहे हैं, बीजेपी भी बड़े बड़े बात है। बिहार के बच्चे बच्चे से अनंत सिंह की कहानियां सुन लीजिए। दुनिया का कोई अपराध ऐसा नहीं होगा आईपीसी में जिसका कहीं ना कहीं से वास्ता अनंत सिंह से जुड़ता ना हो। वहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी के एक नेता के समर्थन में आरजेडी का एक नेता सपोर्ट कर रहा था, दुलार सिंह यादव नाम था, शायद उसकी हत्या कर दी गई। एक तेजस्वी ने ट्वीट किया, एक एएसआई दरोगा, उसको बेरहमी से काट दिया गया। ये क्या, ये जो बाहुबली हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, क्या मोदी जी को ये दिखाई नहीं पड़े कि नीतीश बाबू अब ये किन बाहुबलियों के जरिए वो लाना चाहते हैं सरकार। 20 साल पहले कुछ हुआ होगा तो मोदी जी आप भी जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज कह रहे हैं, और ये आंखों के नीचे इस तरह गुंडे, अपराधी, बलात्कारी, हत्यारे इस तरह विधानसभा में भेजने की तैयारी हो रही है इनको। कहां चला गई सब नैतिकता की बातें। केवल
केवल मूर्ख बनाने के लिए। आपको लगता है एक विधायक बढ़ जाए, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो हत्यारा हो, एफआईआर हो गई नामजद, हत्या की एफआईआर। एनडीए प्रत्याशी की मजबूरी थी चुनाव आयोग की, नहीं करते एफआईआर बवाल हो जाता। नैतिकता की बातें केवल मंचों तक होती हैं कि मलिक साहब इनको शर्म नहीं आती है इस तरह के लोगों को टिकट देते हुए। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता की बात आप बहुत दिनों के बाद आप कर रहे हैं और आप अपेक्षा भी कर रहे हैं। मुझे तो आपके ऊपर ही हैरानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5-6 सालों से तो कोई नैतिकता, सिद्धांतवाद की कोई बात हमने सुनी नहीं है। यहाँ तो जितना ज्यादा है सिद्धांती होगा, जितना ज्यादा उद्दंड किस्म का व्यक्ति होगा, उसको इतनी प्राथमिकता मिलेगी। इनके पास तो एक बड़ी वॉशिंग मशीन है और उसमें जो गुजरात से निरमा का वॉशिंग पाउडर आता है वो उसमें पड़ा रहता है और उसमें डाल के घुमा के घोल देते हैं और वो पवित्र होके बिल्कुल सफेद होके ध्वल होके बाहर निकलता है और वो सब दाग धुल जाते हैं उसके। ये शायद आपको नहीं पता है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। शाम दाम दंड भेद जब तक नहीं होगा, जब तक कुछ लोगों की कुर्बानी नहीं होगी, कैसे सरकार बनेगी? आप गुजरात से शुरू करिए, गोधरा कांड से, और यहां तक आप आ जाइए। आपको दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टरों के बारे में जानकारी है क्या? आप जानकारी करिए। उसके पहले आपको जानकारी भारतीय जनता पार्टी में है क्या? आपको जितने दिन बिहार में, गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वहां पे क्या क्या हुआ वो किसी छिपा है क्या? तो ये तो इनके खून में है और अब इनको कोई ये बहुत बड़ी चीज दिखाई देती नहीं है। इनको सरकार बनाना है किसी भी तरह से, वो कैसे ही बने, उसके उसके जो आड़े आएगा उसको रास्ते से हटाया जाएगा। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए श्याम धाम दंड भेद करने के बाद कौन अपराधी है? अब आप मुझे बताइए कि कई सारे अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिए गए आपके उत्तर प्रदेश में, खासकर वेस्टर्न यूपी में, लोकसभा के चुनाव में, और वो लोग चुनाव हारे। आपको अच्छे लोग नहीं मिले। एक एक नाम सीटों का मैं गिनवा हूं आपको, और आपके पास लगातार खबर है कि आपके ये लोग चुनाव हार रहे हैं और आप उन्हीं को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी एक दादागिरी दिखानी है और आपको अपना एक दबदबा दिखाना है। आपके जो दबदबे वाले तो फेमस हैं यूपी में, उनका टिकट नहीं काट पाए। जब बहुत ज्यादा दबाव किसानों का और उनका पड़ गया तो इतना हुआ कि उनका टिकट काट कर उनके बेटे को दे दिया गया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बाहर आए और ये बोले कि भाई इनके ऊपर इस तरह का आरोप है, लिहाजा इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इतनी हिम्मत इनमें है क्या? तो ये तो इनसे कोई भी अपेक्षा करना, कोई नैतिकता की बात करना बेईमानी है। ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज आप नीतीश कुमार की अवस्था समझिए कि उसकी पार्टी को किस प्रकार से इन्होंने तार-तार किया है। वो नीतीश कुमार जो अपनी बैसाखी पे आज तक इनकी सरकार को ढो रहे हैं केंद्र में, उसके साथ अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? और नीतीश कुमार की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनकी शुरुआत भर है अभी। अभी तो नीतीश कुमार जी 14 तारीख के बाद अगर वो मजबूत नहीं रहते हैं, वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या सरकार में नहीं रहते हैं या कुछ वो बनते नहीं है, तो उनकी मुश्किलात देखिएगा उसके बाद में क्या-क्या मुश्किल उनके ऊपर आएंगी। आप इनको जानते नहीं है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे देश में महाराष्ट्र में कहते थे कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, जेल भेजेंगे। कुछ दिनों बाद बंदा डिप्टी सीएम बन जाता है। बंगाल में चिट फंड घोटाला, शारदा घोटाला, बंदा वॉशिंग मशीन में आता है बीजेपी की और साफ होकर निकल जाता है। एक नेता की किताब जारी करते भ्रष्टाचार की, वो एक राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। मतलब ये कसम खा रखी है कि जितने बेईमान हो, जितने भ्रष्टाचार हो, जितने हत्यारे हो, बलात्कारी हो, एक वॉशिंग मशीन में घुस जाए बस, के बाद जिसका नाम बीजेपी है, उधर से सफेद होकर निकल जाएंगे। क्या इनको लगता है कि देश के जनमानस को ये बात समझ में नहीं आ रही कि देश में सबसे ज्यादा अपराधी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं? संजय जी, देश में सबसे आप ये चीज देखिए कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार जवाहरलाल नेहरू को कोसने का काम कर रहे हैं, उससे आप ये देखिए कि आज अगर जवाहरलाल नेहरू ने, एक मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल नहीं बनाए होते और उसकी जगह मंदिर की शुरुआत उन्होंने कर दी होती, तो आज भारत में कितने मंदिर होते? तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की
कि जितने स्कूल यूनिवर्सिटी बनाए इतने उन्होंने मंदिर नहीं बनाए। इसलिए मोदी जी अवतरित हुए और मोदी जी ने इन सब चीजों पर तत्काल बैन लगाया और बताया कि ये बहुत बड़े जो है विलन और खलनायक थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हमारे जो है सनातन धर्म को इसको रोक दिया, उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो लगातार 11 साल से आप देख रहे हैं कि एकाएक मंदिर बन रहे हैं। आज देखिए कैसे ढोल पीट के आप जो है पटेल साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। कौन पटेल? जिन्होंने संघ पे बैन लगाया था। कौन पटेल? जो महात्मा गांधी की मृत्यु पे फूट फूट के रोए थे। वो पटेल के लिए आप बना रहे हैं। तो ये देखिए बेशर्मी तो इनके चरित्र में है, बेशर्मी तो इनके अंदर है, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जिक्र आप कर रहे हैं कि जिनके लिए ये रोना रोते थे, सीबीआई ईडी की बात करते थे और ये कहते थे कि अगर हम सरकार में आ गए इनको फांसी पे चढ़ा देंगे, इनको काला पानी भेज देंगे, वो सब मंत्री बने हुए हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने हुए। आप महाराष्ट्र से शुरू करिए, महाराष्ट्र से होते होते आप जो है यहाँ पहुंच जाइए आसाम में। आपको पता है आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? आसाम में भारतीय जनता पार्टी, जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो उनके सांसद विधायक कार्यकर्ता थे 40-50 साल पुराने, 80% लोगों ने भाजपा छोड़ दी है, क्योंकि वहां नई भाजपा आ गई है। वहां जो कांग्रेस से लोग पलायन करके आए थे सारे भ्रष्टाचारी, वो भारतीय जनता पार्टी में झंडा लेके चल रहे हैं। और ये खाली मुख्यमंत्री मत कहिए आप इनको, ये तो चाणक्य के असली सलाहकार हैं। किसी को ठोकना पीटना हो आसपास के राज्यों में भी, आपने देखा नहीं था कि ये झारखंड के इलेक्शन में वही डेरा डाले हुए थे। अभी बिहार के इलेक्शन को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो वेस्ट बंगाल के चुनाव में इनको देखना, इनको इतनी चिंता आसाम के इलेक्शन की नहीं होगी जितनी इनको वेस्ट बंगाल के चुनाव की होगी। और आज तैयारियां शुरू हो गई हैं आसाम में। आप चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया है, लेकिन जरा वहां बाद में देखेंगे थोड़ा आसाम में, तो ये क्या कारण है, ये समझना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो हम इनसे नैतिकता की बात करें या कोई उम्मीद करें, मुझे लगता है बेईमानी है। और जनता जो है, जनता को इन्होंने 5 किलो राशन दे दिया है। लगातार कोरोना से चला, देखिए आपदा आई थी, उस आपदा को इन्होंने अवसर में तब्दील कर दिया, 5 किलो राशन दिया। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, 5 किलो राशन आपको जबरदस्ती दिया जाएगा। और जो सरकार आएगी भी, वो भी बंद करने की हिम्मत कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये होगा, ये साले विलन फिर आ गए और देखिए आते ही इन्होंने 5 किलो राशन बंद कर दिया, हमने बड़ी मुश्किल से दिया था। और रोज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताएगी और हम और आप उस पर बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये कर देंगे, ये इन्होंने किया है। आप याद करिए, कांग्रेस के जमाने में रोज जो है, पहले तो बोफोर्स घोटाला चलता था, फिर अभी मनमोहन की सरकार में कोल घोटाला, उसके बाद जो है दूसरा 2G घोटाला। अब वो सारे घोटाले सफेद हो गए हैं, कोई घोटाला नहीं है। और 11 साल में तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आपको पता है जो 12,000 12,500 ट्रेनें बिहार में चली हैं, आप मुझे बता सकते हैं पूरे देश में कितनी ट्रेनें हैं? पूरे देश में लगभग 14,000 ट्रेनें हैं। और आप कह रहे हैं 12,000 आपने बिहार भेज दी हैं, तो देश में क्या ट्रेन क्या कर रहे हैं? है ही नहीं कहीं। बाकी देश 100 ट्रेन पे 1000 ट्रेन पे चल रहा है। तो कुछ ये नहीं कर कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। जी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है देश के लोगों की सहन शक्ति पे। 2014 में साहब आए थे और 100, 200, 300 करोड़ रुपए, शायद मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं, सैकड़ों करोड़ में थी, उतना बजट में आवंटित कर दी गई कि साहब बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। ये देश के लोगों का सब्र देखिए यार, 11 साल में पूछ नहीं रहे कि वो रुपया कहाँ चला गया। बुलेट ट्रेन के बाया मोदी जी के घर चल रही है जो हमें दिख ही नहीं रही है। कौन बैठ रहा है उसमें? कहाँ है? भूत है क्या वहां पे? ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं और लोग सोचते हैं भूल जाएंगे। बुलेट ट्रेन आपने कहीं देखी, कहीं चलती हुई? कहाँ चली गई वो बुलेट संजय ट्रेन? जी, संजय जी देखिए, आप तो बुलेट ट्रेन पे चले गए, आपने 15 लाख रुपए आते हुए देखे? आपने काला धन आते हुए देखा? हमारे देश का जो काला धन लेके विदेशों में बैठे उनमें से किसी व्यक्ति को आते हुए देखा? रामदेव जो आंखें फरका फरका के कह रहे थे कि मनमोहन ने देश लूट लिया है, 70 रुपए पेट्रोल बिक रहा है और मोदी जी के आते ही 30 रुपए हो जाएगा, हो गया। तो कहने में क्या जाता है? अभी आप जो कह रहे हैं कि लोग का पेशेंस है, लोगों का तो पेशेंस है ही। यहाँ लोगों को इन्होंने शगुफा दे दिया है ना धार्मिक पाखंडवाद का।
वो मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं। एक फंक्शन खत्म होता नहीं है भाई। अयोध्या का खत्म, वहां का इलाहाबाद का खत्म हुआ, अयोध्या पर दिवाली आ गई, फिर कुंभ आ गया, फिर हरिद्वार का कुंभ आ गया, अभी कुछ और नया आ जाएगा। हर महीने 2-4 त्योहार आते हैं, सब उसमें अपना ढोल जमीरे, वो क्या बोलते हैं, मंजीरे बजाते रहते हैं और मस्त रहते हैं लोग। भक्तों की कमी नहीं है, तो भक्ति चाहिए, तो भक्ति चल रही है। अभी किसी सिंसियर व्यक्ति ने एक आरटीआई लगाई थी कि अभी संघ के 100 साल पूरे हुए हैं, उस पे हमारे महामहिम माननीय महामानव प्रधानमंत्री जी ने सिक्का जारी किया है 100 रुपए का, और एक डाक टिकट जारी किया है। तो हमें ये बताया जाए कि संघ की क्या उपलब्धता देश की आजादी में रही है, और देश की आजादी के बाद ऐसा कौन सा बड़ा काम संघ ने किया है जिस पे ये सिक्के और डाक टिकट जारी किया है। तो उन्होंने आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये आरटीआई डाली। उस आरटीआई का जवाब आया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, आरबीआई से नहीं आया डायरेक्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जवाब आया कि अगर हम ये जानकारी आपको देते हैं तो देश पे खतरा आ सकता है, इसलिए हम इस संदर्भ में आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। अब आप भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर वो डिस्क्लोज कर देते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसके आदेश पर बनाया गया सिक्का, क्योंकि कोई भी सिक्का बनाने के लिए, कोई भी डाक टिकट छापने के लिए कोई ऑर्डर आया होगा, कोई कैबिनेट में पास हुआ होगा, कोई आदेश कहीं से आया होगा, तो आदेश की कॉपी हमें दीजिए। तो आदेश की कॉपी भी नहीं है। तो ये बताइए कि ये आदेश की कॉपी कहां से आई, और ये खतरा आपकी नजर में कौन सा हो सकता है। मेरी नजर में तो ये हो सकता है कि अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया तो हो सकता है अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान एक साथ हमला कर दे देश पे, कि आपने कैसे कर दिया, ये खतरा है राष्ट्र को। तो इसलिए राष्ट्र के खतरे को देखते हुए इन्होंने आरटीआई में डिस्क्लोज नहीं किया। तो संजय जी, आपको क्या लगता है? सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। बात तो है, सही बात है कि अमेरिका, ट्रंप कह सकते हैं कि आपने आरएस में सिक्का क्यों जारी कर दिया, चीन कह सकता है, पाकिस्तान कह सकता है, गजब है। एक और आदमी था जो बड़ी नैतिकता की बातें करता था, आपने तो बड़ा करीब से देखा उस आदमी को, नाम था अन्ना। ऐसे लग रहे थे कि गांधी जी के बाद दूसरा अवतार हो गया, हम भी उसके झांसे में आ गए थे, हमने बड़े बड़े खबरें छापी थी। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये भ्रष्टाचार की नदियां नदियां बह रही हैं। छठ मैया के लिए एक नदी का तट अलग से बना दिया गया, सप्लाई का पानी डाल दिया गया। कितनी फ्रॉड की कहानियां देश देख रहा है। अन्ना जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। संजय जी, आप देखिए, आप अभी अन्ना जी की बात कर रहे हैं, और ये हम बल्कि माफी भी चाहते हैं, मैं खुद माफी चाहता हूँ देश के लोगों से जो हमें एज ए पत्रकार सुनते हैं। उस चीज में तो हम भी धोखा खा गए थे जब वो 2011-12 में आंदोलन आमला मैदान पे हुआ था, और वास्तव में लगा था, मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत बारीकी से उस टाइम पार्लियामेंट भी कवर कर रहा था, और सेंट्रल की एक एक चीज पे हमारी नजर रहती है। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई थी, कांग्रेस में भी गड़बड़ी थी, हर सरकार में गड़बड़ी होती है। और कांग्रेस के कई जो सीनियर मंत्री थे उनमें थोड़ी अहम अहम की बू आने लगी थी, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे आनंद शर्मा हो, जितने भी इनके क्रांतिकारी मंत्री थे, ये लगता था कि इनसे ऊपर कोई नहीं है, यही भगवान है। तो इस तरह से लोगों में एक चिड़न हो गई थी, 10 साल से सरकार इनकी थी, तो इनमें एक अहम आ गया था। तो लोगों ने ऐसे ही करा कि इनको एक बार सबक सिखाया जाए, और उस पर जो है तुर्रा ये हो गया कि ये जो रामलीला मैदान में पहले तो बाबा रामदेव को इन्होंने बिठाया, लेकिन बाबा रामदेव को उन्होंने कई तरीके से कंट्रोल कर लिया। आप ये देखिए संजय जी के 13 महीने किसान बैठे रहे, इनके कोई भी इस तरह की कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई कि आंदोलन को निपटाया जाए। उलझाने के लिए तो कई मीटिंग इन्होंने उनसे करी, लेकिन रामदेव से मीटिंग करने के लिए, उसके बाद अन्ना हजारे से मीटिंग करने के लिए 3 कैबिनेट सीनियर मंत्री और 4 कैबिनेट सीनियर मंत्री वार्ता करने जाते थे। और बाद में जब नहीं अन्ना हजारे माने, नहीं रामदेव माने, तो रामदेव का आपको पता होगा कि वो महिला के वस्त्र पहन के भागे थे। उसके बाद जो अन्ना हजारे और फिर ये अरविंद केजरीवाल को लाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्रांतिकारी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा सिंसियर हैं, उनकी वेशभूषा भी ऐसी थी, मफलर बांध के खांसते रहते थे, वो तो पर दया आती थी लोगों को, तो उनको दया का पात्र बना के बिठाया, और इनको अन्ना को जो अन्ना भूखे अन्ना बिठाया, और अन्ना ही अन्ना देश में हो गया, और लोग इनके पीछे लग लिए। इन्होंने देश की जनता को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और संघ इतने दोषी नहीं है जितने ये दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने टूल का काम किया, और वही टूल का काम आज की डेट में बिहार में पीके कर रहे हैं। ये मैं गारंटी के साथ संजय जी आपको कहता हूं, आपको भी महीने में 2 महीने में ये बात पता लग जाएगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजनीति। अन्ना हजारे के कंधे पर रख के बंदूक चला के इन्होंने जो कांग्रेस को का सफाया किया दिल्ली में और देश की सरकार में, आप देखिए 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार का रिकॉर्ड है कि दिल्ली में जितना विकास उस 15 सालों में हुआ, जितने फ्लाईओवर बने, जितनी सड़कें बनी, आज तक इतनी सड़कें कभी नहीं बनी। 6, 7, 8 साल केजरीवाल रहे और अभी लगभग 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होने वाला है। एक एक फीट के गड्ढे दिल्ली की सड़कों पे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और यमुना की व्यवस्था तो आपने देख ही ली है। अन्ना हजारे हों चाहे कोई दूसरे लोग हों, ये टूल एज ए टूल यूज किए गए और उनमें से बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया। उसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो दूसरे, एक एक का नाम लेना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर लोगों को पुरस्कृत कर दिया गया है और सब अपना अपना इनाम लेकर निकल गए हैं। और जिन कुछ लोगों को इनाम नहीं मिला वो आज तक गालियां दे रहे हैं। उसमें कुछ हमारे मित्र पत्रकार भी हैं जो आजकल कई सारे चैनल खोल के बैठे हैं। उसमें कई सारे कवि भी हैं जो आजकल कविताओं में भी अपनी कई भड़ास निकाल देते हैं। कई सारे लोग जो है ऐसे हो गए, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ऐसा भी हुआ कई लोगों का, लेकिन सबको जो है जो इनाम मिलना था मिल चुका। केजरीवाल एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, रिटायर होने वाले थे और वो जो है मुख्यमंत्री रह गए 2 बार दिल्ली के, तो उनको मिल गया जो मिलना था। और उसका जो है जो एक छोटा इनाम था वो अपने पंजाब के तौर पर भी आपको मिला हुआ है। और अभी देखिए वो बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में गुजरात में फिर चुनाव लड़ेंगे। तो वो तो अपनी भूमिका निर्णायक तरीके से निभा रहे हैं। मुझे कोई संशय नहीं है इसमें कि वो भारतीय जनता पार्टी के असली बी टीम केजरीवाल हैं और वो सब जगह कांग्रेस को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहायक होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति का यही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे इतनी बातचीत की, जानकारी दी। थैंक यू। ये जो मलिक साहब पूरी बातचीत आपने सुनी, आपको यकीन होगा कि बातचीत बहुत अच्छी थी। अगर यकीन है, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।